नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोक के में आप सभी का स्वागत है। देश की मुस्लिम महिलाएं 70 साल से 3 तलाक का टॉर्चर झेल रही हैं और इसी के खिलाफ केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि 3 तलाक निकाह, हलाला और एक से ज्यादा निकाह जो है वो गैर कानूनी है, कानूनी रूप से सही नहीं है। लेकिन 3 तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार के इस रुख को विपक्ष का समर्थन नहीं मिल रहा है। कोई एनसीपी की तरफ से एनसीपी जो है आरोप लगा रही है कि 3 तलाक के विरोध के पीछे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। कांग्रेस और जेडीयू और लेफ्ट एफिडेविट दाखिल करने पर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को मुस्लिम समाज की राय लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए था और किसी भी समाज में सुधार समाज के अंदर से ही होना चाहिए। अब सवाल ये है कि भारत में जब 70 साल में 3 तलाक पर सामाजिक सुधार नहीं हो पाया तो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार को समाज के भरोसे क्यों छोड़े सरकार। और 3 तलाक जैसा मुद्दा जो मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए है वो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा कैसे हो सकता है। और क्या विपक्षी पार्टियां सिर्फ सरकार के विरोध के लिए अत्याचार का साथ दे रही हैं। इसी मुद्दे पर आपको एक जानकारी देना यहां बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जैसा पिछड़ा देश वो भी आज से 55 साल पहले 1961 में 3 तलाक पर बैन लगा चुका है। तो फिर हिंदुस्तान क्यों इस सामाजिक सुधार के मामले में पाकिस्तान जैसे देश से पिछड़ गया है। क्या देश की पॉलिटिक्स इसके लिए जिम्मेदार है, जिसे वोट की फिक्र तो है लेकिन मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा की फिक्र नहीं है। आज की बड़ी बहस इसी सवाल पर खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन। उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से। इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को कानून के निर्देश में लाया गया है और वो शरिया का विरोधी नहीं है, तो भारत में ऐसा सोचना शरिया का विरोध कैसे होगा। केंद्र सरकार ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है जेंडर इक्वलिटी को लेके, दरअसल संघ का एजेंडा हिंदू राष्ट्र का आगे बढ़ाने का काम देश की सरकार कर रही है। कॉमन सिविल कोड के लेके बार बार भारतीय जनता पार्टी देश में सवाल खड़ा करती रही है। ट्रिपल तलाक का विरोध आखिर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा कैसे हो सकता है। एफिडेविट के पीछे उनकी मंशा ठीक नहीं है सरकार की। हम इस इशू को पर सहमत हैं और इसमें ये मुस्लिम समाज के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है और उठनी चाहिए। और ये बेहतर होगा कानून बना करके एफिडेविट करके जो सरकार है मौजूदा सरकार उसकी नीयत पर हमको संदेह है। खतरनाक बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महिलाओं के नाम को लेकर अपना यूनिफॉर्म कोड को थोपना चाह रही है, इसलिए उसका पूरा खतरा है। मोदी जी और अमित शाह की गवर्नमेंट कभी भी दूर से भी मुस्लिम महिलाओं के लिए कभी नहीं सोच सकती। क्या कई पार्टियां सिर्फ सरकार के विरोध के लिए अत्याचार का साथ दे रही हैं? इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में न सरकार की तरफ से न अदालतों की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस किया जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की पूरी फ्रीडम और आज़ादी दी है। मुस्लिम लॉ में जो कानून इस्लाम है वो किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, न किसी इंसान ने बनाया है, न किसी आलिम दीन ने बनाया है, न किसी मुफ्ती ने बनाया है, न किसी बड़े मौलाना ने बनाया है, बल्कि ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून बदलता नहीं है। क्या मुस्लिम महिलाओं पर 3 तलाक का अत्याचार समाज के भरोसे छोड़ा जाना चाहिए? ये प्रजातंत्र में लोगों का मत जाना जाता है। लोगों का मत क्या है इस विषय पे, उसी हिसाब से सरकार को निर्णय लेने चाहिए। 70 साल से मुस्लिम महिलाओं से हो रहे अत्याचार पर अब तक किसका हाथ रहा है? सरकारों को
किसी भी धार्मिक मामले में और अक़लियत के जो मामले हैं उनमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। उनमें सुधार होगा तो चाहे वो कोई समाज हो, किसी धर्म का हो, उसके भीतर से भी सुधार चलते रहते। ये सही है या गलत है वो समाज अपने आप उसको ठीक करेगा, आज नहीं तो कल। क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते 3 तलाक पर पाकिस्तान पर पिछड़ा हिंदुस्तान? अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, मुस्लिम ऐसी 21 कंट्रीज हैं जहां पर तलाक पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन उससे पहले कि मैं गेस्ट का तारुफ आप लोगों से करवाऊं, कल रात 8 बजे ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में इसी मुद्दे पर सोशली हमने बहस की थी और इसीलिए आज इस मसले को हम पॉलिटिकली डिबेट करने वाले हैं और सारे के सारे जो मेहमान हैं वो पॉलिटिकल गेस्ट हैं हमारे। आज महिलाएं इसलिए नहीं हैं, मुस्लिम महिला खास तौर पर इसलिए नहीं है क्योंकि कल हम इस मसले पर तो यानी सोशल मसले पर पहले ही डिबेट कर चुके हैं। डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, केंद्र समिति जो बीजेपी की है उसमें ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और सर्जन है पेशे से। अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में मध्य प्रदेश की प्रतिनिधित्व करते हैं। राकेश सिन्हा साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आरएसएस विचारक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रमुख हैं और हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मौलाना मोहम्मद सूफियान निज़ामी साहब भी हैं जो कि प्रवक्ता है दारुल उलूम फिरंगी महल, इस्लाम के जानकार हैं और प्रवक्ता मैंने बता दिया आपको फिरंगी साहब के। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर पात्रा आपके पास हर किसी का यही कहना है कि यहाँ पर मंशा कुछ और है, महिलाओं की तरक्की या उनका डेवलपमेंट मुस्लिम महिलाओं की वो नहीं है, मंशा है यूनिफॉर्म सिविल कोड और मंशा है कि कहीं ना कहीं इस मसले को आगे रखकर हिंदू राष्ट्र की लाइन में आगे चला जा सके। इस पर मुझे सफाई दे दीजिए पहले। देखिए, पहले तो यहाँ मौलाना साहब भी बैठे हैं, मैं उनको भी बड़े अदब से कहूँगा कि ये धार्मिक विषय नहीं है। मैं आपको, इस्लाम को, हिंदू धर्म को, सभी धर्म को इक्वली रेस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी बात आपको यह जानना चाहिए, देश को आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहिए कि आखिरकार सरकार ने ये एफिडेविट क्यों सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। ये इसलिए सबमिट किया कि बहुत सारे पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में ट्रिकल तलाक के खिलाफ गए थे और अधिकांश पेटिशन मुस्लिम महिलाओं के थे। उन पेटिशंस को पढ़ने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सरकार की राय मांगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से भी अपनी राय मांगी, तो बाध्यतम सरकार को अपना राय देना ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी है। तीसरी बात, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय ही नहीं है, इसमें 3 मेजर विषय आते हैं। नंबर 1 जेंडर इक्वालिटी, अर्थात महिला और पुरुष दोनों कानून के निगाह में बराबर हो, महिला पुरुष से छोटा नहीं है। दूसरी बात इक्वालिटी, बराबरी। तीसरी बात नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार से भेदभाव न किया जाए। इन तीनों विषय के समागम को इसमें रखा गया है। ये प्लीज मैं बार बार क्लैरिफाई करता हूं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय नहीं है। देखिए, सरकार ने अपने एफिडेविट में क्या कहा है। सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है कि महिला और पुरुष बराबर होने चाहिए। हमारा जो संविधान है ये एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इस धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू महिलाओं का अलग अधिकार हो, मुस्लिम महिलाओं का अलग अधिकार हो, ये उचित नहीं है। दोनों सभी संप्रदाय के महिलाओं के बराबर के अधिकार हो और वो कॉन्फिडेंस के साथ, द एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है वो है कॉन्फिडेंस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। सभी महिलाएं कॉन्फिडेंस के साथ जिए, वो वनरेबल नहीं हो, वो डिग्निटी के साथ जिए और इक्वालिटी के साथ जिए। तो ये धर्म का विषय भी नहीं है, ये महिलाओं की समानता का विषय है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, मैं कुछ शब्द जो एफिडेविट में यूज किया गया है वो बताना चाहूंगा क्योंकि शब्द बहुत भारी और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखिए, जो टॉप कोर्ट को सरकार ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमारी ये एफिडेविट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार जो आक्षेप लगाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का निर्माण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नो, वो प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये बातें बताइए डॉक्टर पात्रा। लिंग के आधार पर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, हर धर्म की महिलाओं को समाज में सिर उठाकर बराबरी से जीने का हक है। ये एफिडेविट जो दाखिल किया वो पॉइंटर्स हम लगातार बता भी रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मंशा हमारी एकदम क्लियर है। अभय साहब, महिलाओं की अगर बेहतरी हो रही है वो किसी भी समाज की क्यों ना हो, दुबे जी, इसमें क्या गलती है?
सिर्फ चूंकि सरकार ये कदम उठा रही है इसलिए अपोज करना है? नहीं, देखिए रूबिका जी, साफ गोई से एक बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो चूंकि पार्टी की तरफ से मुझे किसी दूसरे विषय का प्रवर्तन किया गया था, यहाँ विषय दूसरा है, फिर भी मैं अपने व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति आपके सम्मुख रखता हूँ कि जब मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का प्रादुर्भाव ही सुधार के लिए हुआ था, आप देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उन्होंने सुधारवादी प्रक्रिया को ही आकार दिया और ये अधिकार महिलाओं को सौंपा कि वो अपने निकाह को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। उसे अगर कबूल नहीं है तो वो अस्वीकार कर सकती है। अधिकार मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को दिया गया। तो ऐसा नहीं है, रिफॉर्म्स धार्मिक दृष्टिकोण से निरंतर एक सुधारवादी प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ेगी वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत। तो ये समाज को, मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी का प्रश्न है कि किस प्रकार अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो उनको उनके अधिकार सौंप दिए जाने चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से भी ये उचित प्रतीत नहीं होता कि इस प्रकार की, आपने कहा कि 21 राष्ट्रों ने चूंकि इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया, तो ये कोई हमारे देश में ये प्रथा को बरकरार रखना, जब ये भी बात सामने आ रही कि इसमें धार्मिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा जाए, मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मेरा मंतव्य ये है कि महिलाओं को उनके अधिकार सही समय है जब सौंप दिए जाने चाहिए, ताकि दृढ़ता से वो भी समानता के साथ इस समाज में भारतवर्ष की प्रगति के लिए काम कर सके। नहीं तो सर, फिर ये बात तो आप मानवीय आधार पर कह रहे हैं, आप जरा पॉलिटिकल आधार पर भी मुझे समझा दीजिए, कांग्रेस साथ है इस मसले पर मुस्लिम महिलाओं के या नहीं है साथ? नहीं, देखिए कांग्रेस ने तो हमेशा से साथ दिया है, महिलाओं के साथ दृढ़ता से कांग्रेस रही है। इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये राजनीति का विषय भी नहीं है। जहां पर मानवीय विषय हो वहां पर राजनीति कहाँ, चूंकि प्रजातंत्री व्यवस्था में और प्रजातंत्री तरीके से समाधान निकलेगा। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख है और सरकार ने अपना रुख स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख किया है, तो ये उसमें चूंकि समाज भी पार्टी है, सरकार भी है, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व है, तो अंततः सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का निर्णय लेना है कि क्या न्याय संगत है, क्या वो इस मतलब आप ये कह रहे हैं ये चीजें पॉलिटिक्स से परे हैं। वेलकमिंग थॉट है सर, ये पॉलिटिक्स से परे आप ये कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है पात्रा साहब इससे अग्री करेंगे आज की तारीख में कि अगर यहाँ पर किसी की बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो पॉलिटिक्स कम देखी जा रही है। ठीक है, अब मुझे मौलाना साहब के पास भी जाना है। मौलाना निजामी साहब, हर कोई आज की तारीख में मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा है। बार बार वो आंकड़ा मैं दिखा रही हूँ मौलाना साहब, जिसमें बकायदा मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके बीच में जाकर सर्वे किया गया है। 90% मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के विरोध में हैं। 90% मुस्लिम महिलाओं ने 4 शादियों का भी विरोध किया है। 86% मुस्लिम महिलाएं चाहती है कि धर्मगुरु महिला अधिकारों के लिए आगे आए। 89% मुस्लिम महिलाएं इस मामले में सरकार से मदद चाहती हैं। 92% मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी चाहती ही नहीं है और 85 के लगभग प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं चाहती है कि निकाह के समय ही मेहर की रकम मिल जाए। क्या दिक्कत है? देखिए रूबिका जी, मैं संबित पात्रा साहब ने जो बात कही है मैं उससे इत्तिफाक नहीं रखता हूं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये एक मजहबी एजेंडा है और आपको भी पता होगा कि निकाह मजहब इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन है। निकाह का प्रोसीजर होने के बाद जब मियाँ बीवी के अंदर कशीदगी पैदा होती है तो शरीयत ने एक रास्ता इख्तियार कर दिया है कि भाई वो तलाक के ज़रिए से एक दूसरे से अलग हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी दूसरी कौमें जो हमारे साथ रहती हैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, आप उनके अंदर परसेंटेज देखेंगे कि अगर उनके दरमियान तलाक होता है तो तलाक का एक रास्ता ये होता है कि वो कानून में जाएं और कोर्ट्स में जाएं या फैमिली कोर्ट्स में जाएं। वहाँ की सूरत हाल ये होती है कि 10-10 साल 15-15 साल उस एक तलाक का जो मैटर होता है, केस होता है, वो अटका हुआ रहता है। बीवी को ये नहीं पता है कि वो तलाक कब होनी है, शौहर को नहीं पता है, उसके अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल के बारे में नहीं पता है कि वो उसका पिता कौन होंगे, उसकी माता कौन होंगी, उसके वालिद कौन होंगी, वालदा कौन होंगी। तो ये एक नज़रिया हमारे सामने है। एक दूसरा नज़रिया जो शरीयत इस्लाम ने बताया है वो ये है
कि भाई आपने अपनी रजामंदी से जब निकाह कर लिया और आपके दरमियान कशीदगी पैदा हुई, मर्द औरत पर जुल्म कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आप तलाक के जरिए से एक दूसरे से अलग हो जाएं और बीवी चाहे तो दूसरी शादी कर ले। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी मुसलमान को या हिंदुस्तान के किसी भी फर्द को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपने जो ये बातें दूसरी बात ये है, ये हुजूर जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी वो आप दोहरा रहे हैं। अच्छी बात है, आप गलियों में जाइए, आप रूरल इंडिया में जाइए, वहाँ मोहल्लों में जाइए, मैं बता रहा हूँ, आप जानते हैं। देखिए सर, आप बहुत समझदार इंसान हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, हम जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग कहते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे ने अगर अपने पजामे में ही पेशाब कर दिया और माँ खाना बनाते वक्त नहीं ध्यान दे पाई, ये मैं बिल्कुल सच वाकया आपको बता रही हूँ, आता है मर्द और 3 तलाक कहकर मामला खत्म कर देता है। पत्नी ने अच्छा मुर्गा नहीं बनाया है, उसमें उसको अच्छे से खाना नहीं खिलाया है, 3 तलाक मामला खत्म कर देता है। आप तो जानते हैं ना साहब, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि कोर्ट जो है वो संभालेगा सारी की सारी चीजें। मैं जवाब दे दूं, इसमें क्यों सरकार को हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर चल रही है ये कहा जाए। देखिए कोर्ट नहीं, देखिए मैं इन सब बातों का जवाब नहीं दूंगा कि कौन हिंदू राष्ट्र पे चल रहा है और कौन मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है। मुझे जो सवाल आपने किया है मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए पहला सवाल आपने ये किया था कि जो बस्ती, जो रूरल एरियाज हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, उनमें हम देखते हैं, अभी आपने 90% जो बताया है सर्वे कि 90% महिलाएं ये चाहती हैं, 92% महिलाएं ये चाहती हैं कि ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए। अभी चंद दिन पहले ये रिपोर्ट्स आई थी कि जो 92% महिलाएं थी उनका परसेंटेज जो था और सैंपल ऑफ सर्वे था वो सिर्फ महज 4000 था, और उन 4000 महिलाओं में सबसे ज़्यादा वो महिलाएं थी, यानी वो परिवार थे, वो फैमिलीज थी जिनके अंदर न तो दुनियावी तालीम थी और न दीनी तालीम थी। तो बुनियाद जो इसकी रूबिका जी है वो गैर तालीम याफ्ता होना है, एजुकेशन नहीं होना है। मैंने कभी इस बात को नहीं कहा है कि 3 तलाक देना बहुत अच्छा अमल है। कुरान में, हदीस में, मोहम्मद साहब की बातों में जब हम उसका मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि शरीयत की नज़र में जो सबसे बुरा अमल है वो 3 तलाक का है, वो तलाक देने का है, वो किसी को छोड़ने का है। आप मुझे बताइए, आप इसके फेवर में हैं या नहीं? इस बात को भी समझना होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखिए मैं 3 तलाक, सीरिया, सऊदी अरब के देश, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे बैन कर चुके हैं साहब ट्रिपल तलाक को। देखिए दूसरा जवाब, मैं पहले इस बात का जवाब देता हूं जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसके बाद मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मिसाल दी उसका भी जवाब दूंगा। देखिए दिक्कत तलाक पर नहीं है, तलाक का जो मामला है भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अभी 6-7 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने दारुल क़ज़ाओं के काम की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो दारुल क़ज़ा पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। इसमें यह होता है कि ऑलरेडी आपके पास जो डेट्स लगी हुई हैं कोर्ट्स में, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस होते हैं कि जिनमें बहुत जल्द इंसाफ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ दारुल क़ज़ा में कोशिश ये की जाती है कि बहुत जल्दी इंसाफ मिल जाए। अगर मर्द किसी अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो उसको इंसाफ दिलाया जाए। अगर औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है तो ना रहे, उसको दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। लेकिन प्लीज प्लीज रूबिका जी मेरी पूरी बात सुन लें, मेरी पूरी बात सुन लें, ये जो आप बातें कह रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लें। ये बहुत ऑर्नामेंटल बातें हैं, आप इसको बहुत ज्यादा सजा कर पेश कर रहे हैं। असलियत ये है, मुझे लगता है रियलिटी है रूबिका जी, रियलिटी है। हम लोग दारुल क़ज़ा चलाते हैं, हमारे यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल में दारुल क़ज़ा है, आप आके देख लें। नहीं, एक सेकंड मौलाना निज़ामी साहब, एक सेकंड सुनिए आप। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये कहता है कि भाई आदमी औरत को मार सकता है, गुस्सा आ जाए तो इससे बेहतर है कि तलाक दे दे। इतने बेतुके तो वो लॉजिक दे रहे हैं साहब, गलत बात। इतने बेतुके तो लॉजिक दे रहे हैं। डॉक्टर पात्रा कुछ कहना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बात नहीं मौलाना साहब 1 मिनट जरा देखिए। मौलाना साहब ये अच्छी बात है कि आज हम लोग ऐसे धर्म के नाम पे नहीं लड़ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। एक तरह से आप अपने विषय को रख रहे हैं और मैं भी एक वकील की तरह, मैं वकील हूँ नहीं मगर वकील की तरह पेश करना चाहूँगा। जो अभी रूबिका जी ने कहा वो एफिडेविट मेरे पास है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। मैं 2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ जो जस्टिफिकेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ।
if there develops serious discord between the couple, the husband does not at all want to live with her, legal compulsions of time, consuming separation proceedings and expenses may deter him from taking the legal course. In such instances, he may resort to illegal criminal ways of murdering or burning her alive. देखिए, एक तो उसे जला सकता है और दूसरा उसे मार सकता है, इसलिए तलाक होना चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं डाइवोर्स प्रोसीडिंग इंस्टेड ऑफ ट्रिपल तलाक could damage a woman's chances of remarriage if the husband accuses her of loose character in the court। मगर एक बार हस्बैंड कोर्ट में कह दे कि मेरी पत्नी जो है उसका कैरेक्टर लूज है, तो उसका भविष्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है ये आज 21वीं शताब्दी है, इसमें राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ। देखिए, आप आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन। उसने लिखा है केवल सांस लेना राइट टू लाइफ नहीं है। एक महिला केवल सांस लेगी, सांस छोड़ेगी और जीते रहेगी, वही उसका जीवन नहीं है। सर उठा के जीना, मेरा शौहर मुझे कल छोड़ न दे, केवल इस बात के लिए कि बहुत छोटी सी हमारे बीच में तू मैं हो गई है, इस डर से वो जीवन भर न जीती रहे, और अगर छोड़ दे तो मुझे कुछ जीने का तरीका मिले। इन सब विषयों को कहते हैं राइट टू लाइफ। ये संविधान की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है।